हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। और अपनी आज की क्लास में हम लोग क्लास 12 सोशियोलॉजी की सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो जैसे कि हमारा चैप्टर 5 पैटर्न्स ऑफ सोशल इनइक्वालिटी एंड एक्सक्लूजन चल रहा था और हम इसमें कुछ सेक्शंस देख चुके हैं। हम एससी की बात कर चुके हैं, हम एसटी की बात कर चुके हैं, हम ओबीसी सेक्शन की बात कर चुके हैं। और हमने देखा था कि जो अब हमारे टॉपिक रह गए हैं वो रह गए हैं वुमेन वाला टॉपिक रह गया है कि वुमेन को क्यों प्रोटेक्शन की ज़रूरत थी, वुमेन को क्यों बेसिकली लॉज की और इक्वालिटी से रिगार्डिंग लॉज की ज़रूरत है। कॉन्स्टिट्यूशन में भी वुमेन्स को लेकर अलग से प्रोविज़न एंड रिजर्वेशन दिया गया है। और उसके बाद जो हमारा लास्ट टॉपिक रह जाएगा वो रह जाएगा डिफरेंशियली एबल्ड का। ठीक है, तो अब वुमेन्स को जब मैं बात करी हूँ तो थोड़ा सा डिटेल है, ये बाकी सारी वीडियो से थोड़ी लंबी कंपैरेटिवली ये वीडियो होगी क्योंकि वुमेन को लेके इन्फॉर्मेशन हमारे पास थोड़ी सी ज़्यादा है, बट छोड़ नहीं सकते हैं। तो वीडियो बड़ी बनना छोटी बनना दैट डजंट मैटर, डिटेल में हमें डिस्कशन करके चलनी। ओके, तो हम बात करें, टॉपिक क्या है हमारा, स्ट्रगल फॉर वुमेन्स इक्वालिटी एंड राइट्स। तो देखिए, वुमेन इक्वालिटी एंड राइट्स की जब मैं आपसे बात करती हूँ तो बहुत सारे केसेस में प्रीवियस चैप्टर्स में भी जब सोशल रिफॉर्मर की बात की थी तब भी वुमेन से रिलेटेड बहुत सारी बातें मैंने आपसे की थी। अगर माइंड में सोचो वुमेन्स के साथ क्या क्या इशू है, फटाफट से थोड़ा सा जरा माइंड में हम सोचते हैं, पुराने समय का भी सोचो अच्छा और एट प्रेजेंट भी सोचो, मिक्स करके जो भी इशूज आपके माइंड में आ रहे हैं। आज की मैं बात करूँ तो एक मैटर हमारे दिमाग में आ जाता है रेप का। उसके अलावा हमारे माइंड में वुमेन को लेकर इशू आ जाते हैं एसिड अटैक का। उसके अलावा हमारे दिमाग में इशू आ सकते हैं डोमेस्टिक वायलेंस को लेके, राइट। उसके अलावा आपके में इशू आ सकते हैं, पुराने समय में चले जाओ तो सती प्रथा आपके माइंड में आएगा। ठीक है, एजुकेशन मतलब राइट नहीं था ना, जेंडर इनइक्वालिटी था। तो ये सारे मल्टीपल प्रॉब्लम्स और इश्यूज वुमेन को लेके हमारे माइंड में आते हैं। तो इसी के बेसिस पे हमें आगे चीज़ें पढ़नी है कि ये जो जेंडर इनइक्वालिटी है, देखो आप में से बहुत से लोगों ने खुद के साथ या अपने आसपास जेंडर इनइक्वालिटी फील की होगी। मतलब मेल को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जा रही है आपके घर में, आपके ब्रदर सिस्टर को, या अपने घर में नहीं, आप सब लिबरल हो गए हैं, चीज़ें ओपन अप हो गई हैं, बट आसपास में आपने फील किया होगा कि बॉयज़ को ओवर गर्ल्स ज़्यादा प्रेफरेंस दी जा रही है। लीव दैट स्टीरियोटाइप की इतने बजे बाहर नहीं जाना, लड़कों से बात नहीं करनी, ये नहीं करना, वो नहीं करना, दैट ऑल आर स्टीरियोटाइप थिंग, वो तो एक इशू है। बट और भी चीज़ें अपॉर्चुनिटीज़ को लेके, पढ़ाई को लेके, बाहर भेजना सेटल करने को लेके, प्लस ट्यूशन्स अगर लगवानी है, छोटे छोटे से इश्यूज होते हैं, ठीक है, जो नोटिस में आते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या शो करती है, जेंडर इनइक्वालिटी को शो करती हैं। अब जेंडर इनइक्वालिटी को क्या कहा जाता था, नेचुरल कहा जाता था। कि देखो नेचुरल क्यों, क्योंकि बायोलॉजिकल एस्पेक्ट में फिजिकली देखा जाए और बायोलॉजिकली देखा जाए तो मैन एंड वुमेन आर डिफरेंट। बायोलॉजिकल और फिजिकल एस्पेक्ट में मैन एंड वुमेन आर डिफरेंट। तो यहाँ पे जो बॉडी स्ट्रक्चर और बायोलॉजिकली और फिजिकल स्ट्रक्चर की आप बात कर रहे हो तो उस बेसिस पे हम कह रहे हैं जेंडर इनइक्वालिटी जो है वो क्या है, नेचुरल है। लेकिन जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने शो करा है कि ये जो इनइक्वालिटी है ये सोशल होती है। सोशल इन व्हाट सेंस, देखिए सोशल मीन्स सोसाइटी के थ्रू क्रिएट की गई चीज़ें हैं। हमने देखा है कि वुमेन्स, बहुत सी वुमेन्स ने 10-10 15-15 साल हमारा देश चलाया है। बहुत सी वुमेन है जिन्होंने नेशनल मूवमेंट रिफॉर्म, जो पर्टिकुलरली सोशल रिफॉर्मर रही हो, नेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेशन की बात रही हो, हमारी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई रही हो, इन्होंने बहुत पावर भी शो करी है कि वुमेन कैन ऑल्सो फाइट, वुमेन कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट इन द नेशनल मूवमेंट। तो हाउ विल यू से कि यहाँ पे ये जो फिजिकल और बायोलॉजिकल डिफरेंस है ये मैटर कर रहा है? तो दैट डजेंट मैटर। वो बायोलॉजिकल और नेचुरल चीज़ें नहीं है जो डिफरेंस क्रिएट करती हैं, ये सोशल चीज़ें हैं जो क्या करती हैं, डिफरेंस क्रिएट और इनइक्वालिटी क्रिएट करती हैं। तो यहाँ पे यही कहा गया है कि अगर वुमेन जो है वो इनहेरिटर नहीं बन सकती, प्रॉपर्टी में वुमेन्स को आप राइट नहीं दे सकते हो, तो कैसे एक लंबे समय तक मैट्रिलिनियल सोसाइटी वर्क करी थी? इसका मतलब मैंने बताया था, जहाँ पे वुमेन्स की डोमिनेंस होती है, डिसीजन वुमेन्स के बेसिस पे होते हैं। ठीक है, और आपके बहुत सारे, ये मैं बता भी चुकी हूँ ना आपको, साउथ के और नॉर्थ ईस्ट एरिया में, ट्राइब वाला चैप्टर जब हमने पढ़ा था ना तब देखा था साउथ के एरिया में, ठीक है, नायर्स के बारे में बात की थी, खासीस के बारे में बात की थी, नॉर्थ ईस्ट में वहाँ पे मैट्रिलिनियल सोसाइटी, मैट्रिलिनियल कंसेप्ट ही वर्क करता था, है ना। तो ऐसा कैसे होता था? तो उसके बाद कहा गया कि बहुत सी अफ्रीकन सोसाइटी का अगर हम एग्जाम्पल लें तो वहाँ पे सक्सेसफुल फार्मर भी रही हैं वुमेन। तो यू कैन नॉट से कि इस फिजिकल और इन सब की वजह से मैन एंड वुमेन में ये सारे डिफरेंस हैं। तो दीज आर नॉट नेचुरल, ये क्या है, ये सोशल है। अब जब फाइट की वुमेन को राइट को लेके, मतलब अलग अलग सोशल रिफॉर्मर रहे हैं, ठीक है, अगर कोई बच्चा शुरू से सारी वीडियोस फॉलो कर रहा है तो उसे पता है हम लोगों ने रिफॉर्मर की बात की थी। ठीक है, हम लोगों ने दयानंद सरस्वती की बात की है, हम लोगों ने ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले की बात की है, तो हम लोगों ने बात की है अलग अलग रिफॉर्मर के बारे में, राइट। तो ये जो वुमेन्स राइट के लिए जो फाइट थी, जो ये बात होती थी, ये दो चीज़ों पे बेस थी। देखो आपको पता है हम कॉलोनी थे, कॉलोनिज्म वाला कंसेप्ट चल रहा था, ठीक है, ब्रिटिशर आए
ब्रिटिशर के बाद इतना ओपन अप हुआ, आइडियोलॉजी जो थी वो चेंज हुई, पर्सपेक्टिव चेंज हुआ, डिफरेंट डिफरेंट जगह पे वुमेन की पोजीशन हमें समझ में आई। तो थोड़ा सा जो बाहर के ये आइडल्स थे, ये जो कॉलोनिज्म का इम्पैक्ट था ना, इससे भी वुमेन की सिचुएशन में हमें चेंज जो थी आइडियोलॉजी की थिंकिंग लोगों में आई, यहाँ पे आइडियोलॉजिकल जो चेंजेस थे वो आए। तो डेमोक्रेटिक आइडल्स ऑफ मॉडर्न वेस्ट की तरफ से आए, उसके अलावा डेमोक्रेटिक जो ट्रेडिशन थे मॉडर्न वेस्ट प्लस फ्रॉम वेस्ट नहीं, फ्रॉम योर कंट्री, ठीक है, अपनी खुद की कंट्री, फ्रॉम अवर ओन कंट्री। एक तो बाहर से आ रहे थे वेस्ट की तरफ से, वेस्ट मतलब क्या, ये जितनी भी आप कॉलोनी बने हुए थे ना, तो जिसकी अब कॉलोनी बने हो ब्रिटेन वगैरह और इधर बाहर की कंट्रीज से थोड़ी सी ये चीज़ें हम लोग जो मॉडर्निटी का कंसेप्ट है वो अप्लाई कर रहे हैं, मतलब मॉडर्निटी वाला कंसेप्ट अप्लाई कर रहे हैं। और उसके अलावा हमारी खुद की कंट्री में जो रिफॉर्मर्स थे ये एजुकेट हो रहे थे, तो चेंजेस ये लोग ऑब्जर्व कर पा रहे थे, इनइक्वालिटी ये लोग देख पा रहे थे, ठीक है। अब बात करते हैं, देखो बहुत सारे अलग अलग कैंपेन हुए वुमेन के साथ। पुराने समय की थोड़ी मैं बात करूं तो बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, सती मूवमेंट हमने देखा, विडो रीमैरिज नहीं अलाउ थी, कास्ट सिस्टम को लेकर प्रॉब्लम चल रही थी, तो बहुत सारी अलग अलग प्रॉब्लम थी। तो अलग अलग रिफॉर्मर ने, दोबारा से इनके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं, जिनके बारे में पढ़ा भी होगा उनके बारे में भी यहाँ पे वुमेन्स के पर्सपेक्टिव से जान लेते हैं। तो एंटी सती कैंपेन की बात की है राजा राममोहन रॉय ने, विडो रीमैरिज की बात की है रनाडे ने, कास्ट सिस्टम की बात की है ज्योतिबा फूले ने, और इस्लाम में किसने वुमेन को लेके बात की गई है, किसने बात की है, सर सैयद अहमद खान ने। अब इनके बारे में एक एक करके हम थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं, देखो 1828 में ब्रह्म समाज आया, तो ब्रह्म समाज आने के भी 10 साल पहले, 10 ईयर बिफोर, ब्रह्म समाज आने के भी 10 साल पहले, 10 ईयर बिफोर, सती के अगेंस्ट कैंपेन स्टार्ट करा, किसने, राजा राममोहन रॉय ने। तो एक तरीके से मैं बोलूँ तो राजा राममोहन रॉय के द्वारा स्टार्ट किया गया ये जो मूवमेंट था, ये फर्स्ट वुमेन इशू था जिसको इतने बड़े लेवल पे पब्लिक का अटेंशन और पब्लिक का नोटिस मिला। इससे पहले किसी भी वुमेन से रिलेटेड इशू को इतना बड़ा नोटिस नहीं मिला था। सती सिस्टम आपको पता है ना क्या था, और 1828 में हम ब्रिटिशर के अंडर हैं, ये भी आपको पता है। मतलब जब किसी के हस्बैंड की डेथ हो गई है तो वुमेन को उसके साथ क्या कर दिया जाता था, जला दिया जाता था। वुमेन की विल है नहीं है वो दैट डजंट मैटर। और ये विल होना क्या होता है यार, एवरीबडी हैज राइट टू लाइफ, सबको जीने का तो अधिकार है। आप किसी एक के मरने से किसी नेक्स्ट पर्सन को जला के मार नहीं सकते हो इस तरीके से, बाय गिविंग दैट कि ये हमारा समाज ऐसा ही है, हमारा ट्रेडिशन ऐसा ही है, हमारा कल्चर ऐसा ही है, राइट। तो अब यहाँ पे बात की गई, जो रॉय के आइडल्स थे ये मिक्सचर थे वेस्टर्न और इंडियन आइडियोलॉजी का। अब सती को अपोज करने के, देखो सती को अपोज करना ऑब्वियस बात है, कोई पर्सन सती को आके सही नहीं ठहरा सकता है। आप आज की डेट में एजुकेटेड हो, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रीडम, एवरीथिंग यू नो, ठीक है, और आप जिस एटमॉस्फेयर में रह रहे हो यू आर वेरी मच लिबरल, आपको सती जैसी कंसेप्ट आप सोच भी नहीं सकते हो। बट अगर हम अपोज करने की बात करें तो क्या क्या चीज़ें हैं अपोज करने के लिए, यार इंसानियत के नाते ही ठीक नहीं है। ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे देखें तो कहाँ तक ठीक है सती सिस्टम, बिल्कुल ठीक नहीं है। नेचुरल राइट, सबको जिंदा रहने का अधिकार है, बेसिक नेचुरल सा राइट है, राइट टू लाइफ, तो ये तो चीज़ें, तो नेचुरल राइट को आप हमारे जो है सती सिस्टम से ये जो है ये वायलेट होता है। प्लस आपके जो हिंदू शास्त्र हैं, आपके हिंदू शास्त्र भी खुद से कहीं से नहीं लिखते हैं कि अगर हस्बैंड मर जाए तो वुमेन को या सती होना है, या ऐसा कहीं लिखा था कि इस पर्टिकुलर ये वुमेन सती हो गई। तो जो प्रॉपर शास्त्र हैं वो भी ऐसी बात नहीं करते। तो यहाँ पे ये बात थी किसकी, ये बात थी सती सिस्टम की, राजा राममोहन रॉय के बारे में, ठीक है। टच करके चल रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ें, थोड़ा बहुत इनके बारे में पढ़ना है। पूरी डिटेल कहानी अब राजा राममोहन रॉय की हिस्ट्री और क्या क्या मूवमेंट एक सीक्वेंस में, ये सब नहीं जानना है हमें, राइट। तो वुमेन को लेके एक आंसर, एक स्ट्रक्चर रेडी करना है, वुमेन के इशू देखने हैं, और कौन कौन पर्सन, किस किस रिफॉर्मर ने इनके लिए क्या क्या काम करा है वो देखना है। तो बस वो हम देख के चल रहे हैं। अब अगले आते हैं बिशप जोसेफ बटलर। तो देखो इन्होंने 2 बुक लिखी। अब ये थे सती, ऊपर हमने पढ़ा सती के बारे में, ये जो बात कर रहे थे ये बात कर रहे थे विडो के बारे में, विडो रीमैरिज को लेके, ठीक है। तो बिशप जोसेफ बटलर की मैं बात करूँ तो एमजी रनाडे ने इनके वर्क से इंस्पायर थे, और इनकी जो ये बुक थी एनालॉजी ऑफ रिलीजन, ठीक है, और दूसरी बुक थी 3 सर्मन्स ऑन ह्यूमन नेचर। तो ये जो बॉम्बे यूनिवर्सिटी थी ना, वहाँ पे एज अ सब्जेक्ट पढ़ाई जा रही थी। नॉवेल्स वगैरह पढ़ाते हैं ना, फेमस ऑथर्स की, सोशल रिफॉर्मर्स की, और पर्टिकुलरली साइंटिस्ट की, इन सब की नॉवल और इन सब का वर्क्स जो है ये सब यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। तो इनकी ये बुक्स पढ़ाई जा रही थी बॉम्बे यूनिवर्सिटी में। तो एमजी रनाडे ने इनको पढ़ा, इनकी फिलॉसफी को समझा, और तब जाके सोसाइटी में देख के समझ में आया कि विडो रीमैरिज जो भी ये चीज़ हो रही है, विडो रीमैरिज पे जो प्रोहिबिशन लगी हुई है, विधवाओं को पुनर्विवाह का अधिकार नहीं है, तो दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग। तो यहाँ पे एमजी रनाडे ने भी अपना कुछ वर्क पब्लिश करा, कुछ चीज़ लिखी, द टेक्स्ट ऑफ द हिंदू लॉ ऑन द
लॉफुलनेस ऑफ रीमैरिज ऑफ विडोज एंड वैदिक अथॉरिटीज फॉर विडो रीमैरिज, कि वैदिक अथॉरिटी क्या कहती है विडो रीमैरिज के बारे में और हमारा हिंदू लॉ की लॉफुलनेस कितनी है रीमैरिज ऑफ विडोज को लेके। यहाँ पे उन्होंने बताया कि जो आपके शास्त्र हैं, जो आप शास्त्र हिंदू शास्त्र की बात करते हो, धर्म की बात कर रहे हो, तो आपके शास्त्र जो है वही सैंक्शन देते हैं, मंजूरी देते हैं विडोज की रीमैरिज को। पढ़ाई की, डिफरेंट चीजें हर जगह से एग्जाम्पल उठाए, देन उन्होंने ये बात सोसाइटी को समझाने की कोशिश की। ठीक है, धर्म के ठेकेदार तो धर्म के ठेकेदार होते हैं, इतना आसान नहीं होता है उन्हें समझाना। ट्राई कर सकते हो आप, सबसे अच्छा टॉपिक होता है ये धर्म पे ट्रिक करो चीजें, तो पब्लिक बहुत बेवकूफ बन जाती है इस चीजों को लेके, राइट। फिर बात करते हैं ज्योतिबा फूले की। अब देखो ये जो हमने बात करी किसकी, राजा राममोहन रॉय की और एमजी रनाडे की, तो ये तो थोड़े अपर और मिडिल क्लास पर्सन काइंड ऑफ थे जो ये सोशल रिफॉर्मर का रोल प्ले करा जिन्होंने। अब उसके बाद जब हम ज्योतिबा फूले की बात करें तो ज्योतिबा फूले जो थे एक लोअर कास्ट फैमिली से बिलोंग करने वाले पर्सन, तो इन्होंने कास्ट और जेंडर इनइक्वालिटी दोनों को इशू बनाया। दोनों मुद्दे थे इनके, दोनों चीजों को खत्म करने के लिए ये काम कर रहे थे। ज्योतिबा फूले के साथ जो इनकी वाइफ थी सावित्रीबाई फूले, इन्होंने भी बहुत इंपॉर्टेंट क्या करा है, रोल प्ले करा है। अपनी स्टार्टिंग की वीडियोस में मैंने इन दोनों के बारे में आपसे डिटेल में बात की थी, राइट। और कैसे कैसे किस किस मूवमेंट पे ये काम कर रहे हैं, क्या इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बनाई, एजुकेशन को लेके कैसे वर्क करा, दैट भी मतलब ऑलरेडी डिस्कस, वो सब हम डिस्कस कर चुके हैं, राइट। तो अब इन्होंने सत्यशोधक समाज फॉर्म किया जो ट्रुथ सीकिंग की बात करता था। ठीक है, बात की जेंडर इनइक्वालिटी, वुमेन से रिलेटेड, यस दे आर वर्किंग, दोनों मतलब हस्बैंड एंड वाइफ, ज्योतिबा फूले एंड सावित्रीबाई फूले, दे बोथ आर वर्किंग ऑन जेंडर इश्यूज ऑल्सो। अब बात करते हैं सर सैयद अहमद खान की। सर सैयद अहमद खान में हमने देखा कि इस्लाम में वुमेन को लेके जितनी भी इनइक्वालिटीज थी उसको एड्रेस कर रहे थे। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा यस ही वांट एजुकेशन फॉर गर्ल्स, कि गर्ल्स को पढ़ने का राइट है। और लेकिन देखिए इन्होंने ये नहीं कहा कि आप बाहर जाके स्कूल में पढ़िए, बाहर स्कूल ओपन अप, नो, दिस ही सेड कि गर्ल्स को पढ़ने का राइट है लेकिन विद इन देयर होम्स, उनको उनके घर में रह के ही पढ़ाया जाए। भाई ठीक है, पढ़ाया तो जाए, एटलीस्ट कुछ तो स्टेप हो, कुछ तो चेंज आए। अभी तक तो पढ़ाया ही नहीं जा रहा है ना, बिल्कुल उसी चीज को गलत समझा जा रहा था। अब नेक्स्ट नाम आता है दयानंद सरस्वती का। अब दयानंद सरस्वती जो थे ये फाउंडर थे आर्य समाज के। इन्होंने भी वुमेन की एजुकेशन को लेके बात की। इन्होंने कहा कि वुमेन को एक्स्ट्रा चीजें जो ट्रेनिंग होती है, देखो पढ़ाई बुक्स पढ़ाना भी ठीक है आप जो कर रहे हो, बट वुमेन को हमें रिलीजियस, हैंडीक्राफ्ट्स, हाउस कीपिंग और इन सब चीज़ों के बारे में, हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह के बारे में भी ट्रेन करना चाहिए। को करिकुलर एक्टिविटी होती है, ठीक है, वोकेशनल चीज़ें होती हैं, आप ट्रेनिंग देके वुमेन को ट्रेन बना सकते हो सो दैट दे कैन वर्क एंड अर्न लिविंग फॉर देम सेल्फ, मतलब अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए थोड़ा बहुत कमा भी सके इन चीज़ों से काम करके। तो ये चीज़ें इन्होंने यहाँ पे दयानंद सरस्वती ने एड्रेस की। उसके बाद यहाँ पे देखो दो चीज़ें, एक तो देखो जितने भी रिफॉर्मर हैं, मोस्टली रिफॉर्मर जो देखे हमने, रिफॉर्मर क्या थे, मेल थे, है ना, रिफॉर्मर क्या है, मेल है। और जो ये आइडल्स हैं वुमेन इक्वालिटी के, ये एलियन इंपोर्ट्स हैं। एलियन इंपोर्ट्स मतलब कि ये बाहर से आए हुए हैं इंडिया में, इंडिया से, ऑल्दो रिफॉर्मर, देखो कंफ्यूज नहीं होना है, ऑल्दो रिफॉर्मर इंडियंस थे, सारे ये जो भी हमने नाम बोले ये इंडियन रिफॉर्मर्स थे, इंडियन पर्सन थे, बट ये जो आइडियोलॉजी थी मैंने बोला, ये जो आई, ये कहाँ से आ रही थी, ये ब्रिटिश मतलब ब्रिटेन और बाहर की कंट्रीज से आ रही थी, वेस्टर्न आइडियोलॉजी थी। यहाँ पे ये दो लाइन यूज हुई। उसी के बाद हमारी बुक में क्या करा है, इस बात को गलत प्रूव करा है कि नहीं, हाँ ऐसा बोला गया लेकिन हम इसको गलत भी प्रूव कर सकते हैं। कैसे कि वुमेन्स ने भी वर्क करा है, वुमेन्स के एग्जाम्पल भी हैं। देखो एक तो मैं अभी बार बार सावित्रीबाई फूले का नाम ले ही रही हूँ, मल्टीपल टाइम मैंने उनका नाम लिया है। उसके अलावा यहाँ पे आपकी बुक में दो चीजें और मेंशन की गई हैं जो बिल्कुल पुराने समय की ही बात है, 1882 की बात। देखो स्त्री पुरुष तुलना करके एक बुक लिखी थी, महाराष्ट्र की एक हाउसवाइफ थी ताराबाई शिंदे। ईयर देख लीजिए कौन सा था, 1882। किसने लिखी, ताराबाई शिंदे ने, ठीक है। इन्होंने क्या करा, इस बुक में पूरी कहानी मैंने यहाँ नहीं लिखी है, मैं बता रही हूँ आप लोगों को, और उसके बाद आप एनसीईआरटी में जाके इसको रीड करिए पूरा, और फिर कोई डाउट आता है देन यू कैन आस्क, ठीक है। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने ये कहा कि मतलब अपनी बुक के थ्रू इन्होंने प्रोटेस्ट करा जो मेल डोमिनेंट सोसाइटी है ना, डबल स्टैंडर्ड बातें कि वुमेन, मेल तो ये कर सकते हैं, वुमेन ये नहीं कर सकती। अब ये वुमेन क्यों नहीं कर सकती, किस कानून में लिखा है, दैट वी डोंट नो, हमारा समाज कहता है, हमारा ये कहता है, हमारा वो कहता है। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड बातें थी जिनका कोई बेस नहीं था, ये बेसलेस बातें थी, उसके बारे में इन्होंने बात की। स्त्री पुरुष तुलना मतलब मेल एंड वो जो था फीमेल का कंपैरिजन की बात की इन्होंने, ठीक है। तो ये चीज़ इन्होंने बात की। यहाँ पे क्या था, इन्होंने थोड़ा सा जो स्टोरी की बात की थी कि एक जो यंग ब्राह्मण की विडो थी, ठीक है, उनको क्या करा था
उनको डेथ पे मतलब उनको डेथ पेनल्टी दे दी थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने न्यू बॉर्न बेबी को मार दिया। एक विडो, एक विधवा, एक ब्राह्मण की विधवा, उसने अपने न्यू बॉर्न बेबी को मार दिया क्योंकि वो इलेजिटिमेट था। ठीक है, पीपल आर सेइंग कि वो इलेजिटिमेट है, तो उसने अपने बच्चे को मार दिया क्योंकि उस समय पे आप सोच सकते हो सोसाइटी बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करती है चीज़ों को। तो उस बच्चे का कोई फ्यूचर नहीं दिख रहा होगा उन्हें, या उस समय पे वो हेल्पलेस फील कर रही होंगी, वट हमें नहीं पता चीज़ें, बट उन्होंने अपने बच्चे को मार दिया, इसलिए उनको क्या दिया, उनको सजा में डेथ पेनल्टी दे दी गई। अब यहाँ पे क्वेश्चन रेज करा कि आपने डेथ पेनल्टी उस वुमेन को तो दे दी, बट व्हाट अबाउट दैट मैन जिसकी वजह से वो इलेजिटिमेट चाइल्ड आया? क्या सिर्फ वुमेन की फॉल्ट थी? क्या एक मेल इन्वॉल्व नहीं था इसमें? तो दैट इज द डबल स्टैंडर्ड जिसकी वो बात कर रही हैं कि अगर रूल है, गलती है, तो मेल फीमेल दोनों के लिए बनाओ ना। एक सेम चीज फीमेल के लिए गलत और मेल के लिए सही कैसे हो सकती है? तो ये इन्होंने 1882 में बात की। तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि रिफॉर्मर सिर्फ मेल ही थे, देखो फीमेल भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। इसका एक और एग्जाम्पल जो हमें देखने को मिलता है वो मिलता है सुल्ताना ड्रीम, जो कि 1905 में लिखी गई। सुल्ताना ड्रीम 1905 में लिखी, किसने लिखी? बेगम रुकैया शेखावत हुसैन ने। ठीक है, क्या लिखी? इन्होंने एक बुक लिखी, क्या नाम था बुक का? सुल्ताना ड्रीम, 1905 में। अब ये देखिए, एक बंगाली मुस्लिम फैमिली में ये पैदा हुई थी। इनके जो हस्बैंड थे वो काफ़ी लिबरल थे, तो देखो जब मैं आपसे बात कर रही हूँ सावित्रीबाई फूले की जब हमने बात की ना, तो उनके हस्बैंड भी काफ़ी लिबरल थे, उनके हस्बैंड भी इक्वालिटी पे बिलीव रखते थे। दैट्स वाई उन्होंने शादी के बाद अपनी वाइफ को पढ़ाया, एंड देन सावित्रीबाई आके ये रिफॉर्मर और ये सब चीज़ कर पा रही थी। तो हमें फ्रीडम, मतलब थोड़ी सी चीज़ों की ज़रूरत थी वहाँ पे भी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि इनके हस्बैंड थोड़े लिबरल थे और उन्होंने क्या करा, इनको पढ़ाई के लिए इनकरेज करा, और इन्होंने उर्दू और बाद में बंगाली और फिर इंग्लिश में अलग अलग जगह अपनी एजुकेशन कंप्लीट करी। ठीक है, उर्दू में तो ये बहुत अच्छी ऑथर थी, लिखती थी, अच्छी ऑथर बन चुकी थी उर्दू में। तो सुल्ताना ड्रीम के थ्रू इन्होंने इंग्लिश में अपना हाथ आजमाया कि ये देखें कि इन्होंने इंग्लिश में कैसी इनका वर्क जो है वो कितना अच्छा परफॉर्म करता है। तो ये जो वर्क था जो सुल्ताना ड्रीम में इन्होंने लिखा, ये साइंस फिक्शन का एग्जाम्पल था, बहुत अर्लीस्ट एग्जाम्पल ऑफ साइंस फिक्शन, मतलब साइंस और फिक्शन की बात की थी इन्होंने इस बुक में। और ये फर्स्ट मतलब पहली बार ऐसा किसी वुमेन के थ्रू किया गया था इन द होल वर्ल्ड। इन्होंने क्या करा इस बुक में, ड्रीम, सुल्ताना ड्रीम, मतलब अब बुक मैंने नहीं पढ़ी है पूरी सुल्ताना ड्रीम, ठीक है, आप लोग भी अब टाइम, मतलब अब चैप्टर के लिए बुक तो नहीं पढ़ोगे ना पूरी, बट मेन बुक में क्या बताया है ये हम यहाँ पे चैप्टर में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने एक ऐसे ड्रीम में एक ऐसी मैजिकल कंट्री देखी जहाँ पे मैन एंड वुमेन के रोल रिवर्स कर दिए हैं। जैसे कई बार हम भी सोचते हैं ना, वैसे आजकल तो सब कर रहे हैं यार, मैंस किचन के भी काम कर रहे हैं, चाय बनाना, खाना बनाना, सफाई एंड ऑल, वुमेन्स बाहर जाके कमाना, गाड़ी चलाना, ऑल दीज थिंग, ये सब कॉमन हो गया आजकल तो। बट इन्होंने उस टाइम पे देखो 1905 के टाइम पे इन्होंने क्या देखा, इन्होंने कर दिया स्वैप, मैन एंड वुमेन्स के रोल को, मैन एंड वुमेन जो है इंटरचेंज हो गया। मैन जो है वो क्या कर रहे हैं, घर पे होम संभाल रहे हैं, ठीक है, और जो वुमेन्स हैं वो बाहर जाके, मेल जो है वो क्या कर रहे हैं, घर संभाल रहे हैं, पर्दा कर रहे हैं, और जो वुमेन है वो बिजी है अपने साइंटिस्ट और इन सब नए नए डिवाइस को इन्वेंट करने में, ये सब चीज़ों में, मशीन्स को वो इन्वेंट कर रही हैं, एयरक्राफ्ट बना रही हैं। तो दिस थिंग, दैट्स वाई इसको साइंस फिक्शन का वर्क कहा गया। ओके, तो इन्होंने रोल रिवर्सल की बात की है। अब सुल्ताना ड्रीम पे शॉर्ट नोट आ सकता है, स्त्री पुरुष तुलना पे आ सकता है, या आपसे पूछ सकता है वुमेन को लेके पुराने समय में लिटरेरी सोर्स के थ्रू आप बताओ कि कैसे वुमेन्स के बारे में बात की गई। लिटरेरी मतलब रिटर्न, तो ये रिटर्न में 2 बुक्स की बात की गई है। क्वेश्चन कैन बी कम इन एनी वे ना, तो क्वेश्चन पे तो हम डिस्कशन करेंगे ही करेंगे। ठीक है, उसके बाद जिक्र किया कांग्रेस का कराची सेशन। अब आपको पता है पॉलिटिकल उस टाइम पे एक ऑर्गेनाइजेशन बनी थी आईएनसी नाम की 1885 में। थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या जाता है, अगर पढ़ लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आईएनसी जब पढ़ रहे हो याद है तो 1885 में बनी, ओलिवर ऑक्टिवन ह्यूम, ए.ओ. ह्यूम के थ्रू फॉर्म की गई थी ये। आईएनसी हर साल पॉलिटिकल मुद्दों पे बैठ के बातचीत करती थी, कोई भी बात ब्रिटिशर तक ले जानी हो, कौन लेके जाता था, इंडियन नेशनल कांग्रेस के थ्रू जाती थी। हर साल दिसंबर में इनकी मीटिंग होती थी जिसमें ये देखते थे कि क्या चीज़ हुई है क्या नहीं हुई है। एक पर्टिकुलर जगह पे होती थी और उसको एक कौन करता था, एक कोई पर्सन उसको प्रिसाइड करता था, उसको लीड करता था, प्रेसिडेंट होता था। तो 1931 कांग्रेस का सेशन हुआ, कहाँ हुआ, कराची में हुआ। ठीक है, अब आप लोगों का एक छोटा सा होमवर्क, कुछ इतनी बड़ी पूरी क्लास निकल गई है, कोई होमवर्क ही नहीं है आपके पास, छोटा सा होमवर्क आप लोगों का ये है, आपको पता करना है 1931 सेशन, मतलब 1931 में कांग्रेस के कराची सेशन के प्रेसिडेंट कौन थे। आप मुझे कमेंट बॉक्स में नाम बताओगे। वैसे भी दिमाग से तो बताना नहीं है, गूगल करके ही बताना है, याद तो है नहीं आप लोगों को, राइट, तो इतना मुश्किल काम नहीं है ये। ठीक है, अब यहाँ पे इशू हुआ फंडामेंटल राइट ऑफ सिटीजनशिप, और इसने कराची सेशन ने अपने आप को कमिट करा कि ये वुमेन्स इक्वालिटी के लिए काम करेगा।
ठीक है, 1931 में यहाँ पे इसने कमिट करा कि हम वुमेन इक्वालिटी के लिए काम करेंगे। अब थोड़ा सा कराची सेशन में बातें क्या क्या की गई ये देखेंगे। इक्वालिटी की बात की गई कि क्या रहेगी, इक्वालिटी रहेगी कानून की नज़रों में, मतलब एवरी सिटीजन इज इक्वल बिफोर द आइज ऑफ लॉ, लॉ की कानून की नज़रों में हर कोई इक्वल है। ठीक है, किसी भी कास्ट का हो, रिलीजन का हो, सेक्स का हो, जेंडर का हो, नो मैटर, सब इक्वल है। नो डिसेबिलिटी, अब सेकंड क्या कहा जा रहा है, नो डिसेबिलिटी अटैच टू एनी सिटीजन by the reason of his religion, caste, creed or sex, or in regard to public employment, office of power of honor and in exercise of any trade or calling। मतलब किसी भी बेसिस पे, किसी भी डिसेबिलिटी के बेसिस पे आप किसी पर्सन को एक्सेप्ट और रिजेक्ट नहीं कर सकते हो। आई एम सेइंग कि आप इस कास्ट के हो, दैट्स वाई आई एम एक्सेप्टिंग, और आप इस पर्टिकुलर रिलीजन के हो तो दैट्स वाई आई एम रिजेक्टिंग, तो ऐसा नहीं हो सकता, राइट। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी मतलब एवरी पर्सन हु इज 18 और अबव हैज अ राइट टू वोट। राइट टू वोट मतलब एवरी पर्सन हु इज 18 और अबव हैज अ राइट टू वोट, जो 18 और उससे 18 प्लस का पर्सन है वो वोट कर सकता है। ठीक है, देन वुमेन को राइट टू वोट दिया गया, और राइट टू होल्ड पब्लिक ऑफिस, मतलब वुमेन बाहर जाके ऑफिस भी होल्ड कर सकती है, काम संभाल सकती हैं। तो यहाँ पे मेन देखो, वुमेन की वजह से कराची सेशन आपको पढ़ाया, और कोई रीजन नहीं है कि वुमेन इक्वालिटी की बात की गई ना, तो ये वुमेन के इशू यहाँ पे इनके बारे में बात की गई, ये बात की गई, तो वुमेन को भी वोट का राइट मिला इस चीज में, इसमें भी वुमेन आ रही है और इसमें भी वुमेन आ रही है, तो दैट्स वाई वुमेन को लेके प्रोविजंस की बात की गई। तो ये प्रोविजंस हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लास्ट चीज देखते हैं, क्या है, मॉडर्न इशूज। मॉडर्न इशू में मैंने आपको बताया, देखिए क्या है, रेप को लेके है, एसिड अटैक की मैं बात कर सकती हूँ आपसे, आपके दिमाग में भी कोई आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे मॉडर्न इशू क्या है। डोमेस्टिक वायलेंस को लेके हो गया, डिसीजन मेकिंग पार्टिसिपेशन हो गया। आज की डेट में देखो पढ़ा तो रहे हैं वैसे, ठीक है, लेकिन आप पढ़ा रहे हो फिर भी आप डिसीजन मेकिंग में कुछ पार्टिसिपेट ही नहीं करा रहे हो, लेफ्ट आउट सब फील करा रहे हो घर पे कि ठीक है पूछने की जरूरत ही नहीं है हमें वुमेन से, तो फिर ऐसे सब छोटे मोटे बड़े इश्यूज जितने भी हैं ये सब मॉडर्न इश्यूज में आते हैं, किसके, वुमेन के रिगार्डिंग। अब आज क्या हो रहा है, कोई सोशल रिफॉर्मर और ये और वो फलाना ढिमका, तो बहुत से लोग काम कर रहे हैं। देखो मीडिया एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, लॉज तो बनाए रखे हैं, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट बना हुआ है, बहुत सारे एक्ट बने हुए हैं, तो मतलब देयर आर मल्टीपल थिंग, मीडिया है, लॉ मतलब एक्ट बने हुए हैं, ये सारे हम देख रहे हैं। बहुत सारे एनजीओज हैं, ठीक है, बहुत सारे एनजीओ हैं जो वुमेन से रिगार्डिंग चीज़ों में काम कर रहे हैं। तो अगर हम बोलें कि मॉडर्न में कौन क्या रोल प्ले कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें हम एग्जाम्पल दे सकते हैं, डिपेंड अपॉन द क्वेश्चन क्या आएगा उस अकॉर्डिंग हमें अपने आंसर को प्रेजेंट करना पड़ेगा। ओके, तो आज की क्लास में हमने एक बड़ा सा टॉपिक, देखो वुमेन्स कभी भी छोटा टॉपिक रहा ही नहीं है, तो देखो सबसे बड़ा टाइम हमें वुमेन को करने में ही लगा है, बाकी सब 9 मिनट 10 मिनट 15 मिनट में मैक्सिमम खत्म हो गई हैं चीज़ें, बट वुमेन ने ले लिया अच्छा खासा टाइम, तकरीबन 20-22 मिनट हम लोगों के लग गए हैं इस वीडियो में। तो अब अगली क्लास में हम लोग करेंगे लास्ट टॉपिक जो हमारा है, दैट इज डिफरेंशियली एबल्ड के बारे में, उसके बाद हमारा ये चैप्टर खत्म। फिर आप में से बहुत से बच्चे कह रहे हैं मार्केट वाला चैप्टर, आई नो बाहर के सारे बोर्ड्स में आ रहा है, मैंने नहीं कहा कि वो चैप्टर नहीं करेंगे, आई एम सेइंग एक एक वर्ड करेंगे, कोई भी चैप्टर नहीं छोड़ेंगे, तो उस चैप्टर को भी हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपनी कल परसों तक, मैक्सिमम कल तक ही हम इस चैप्टर को खत्म कर लेंगे, चैप्टर 5 को, उसके बाद हम आपका चैप्टर 4 कंटिन्यू करते हैं। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।